आदाब, मैं मोहम्मद अरमान सैफी, यू न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। यूपी चुनाव को लेकर मुरादाबाद पहुंचे प्रियंका गांधी बीजेपी पर जमकर बरसी। कल मुरादाबाद में कांग्रेस पार्टी की प्रतिज्ञा रैली में पहुंची राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी अखिलेश मायावती पर जमकर निशाना साधा। रैली में हजारों की तादाद में लोग पहुंचे। जानकारों का कहना है कि अब तक की कांग्रेस पार्टी की मुरादाबाद की प्रतिज्ञा रैली ने सभी प्रतिज्ञा रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जहां जनसैलाब उमड़ा। प्रतिज्ञा रैली में मुरादाबाद में 12 जिलों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आम जनता ने पहुंचकर प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञाओं को सुना। प्रतिज्ञा रैली में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचे, जिन्होंने भाजपा सरकार को किसान विरोधी सरकार बताया। इस मौके पर जिला बिजनौर से भी हजारों की तादाद में कांग्रेसी जनों ने पहुंचकर प्रतिज्ञा रैली को कामयाब बनाने में अपनी हिस्सेदारी पेश की। प्रतिज्ञा रैली में ग्रेजुएटेड छात्राओं को स्कूटी भी वितरित की गई, जिससे संदेश दिया गया कि प्रतिज्ञाओं को कांग्रेस पार्टी निभाएगी और सभी प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगी। बीच में हम सबकी महबूब नेता, इस मुरादाबाद की शान और शान, भारत की इकलौती नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी आपके बीच में है। मुरादाबाद की ऐतिहासिक धरती पर हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं। आज प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, प्रियंका आप सबको मेरे ससुराल में बहुत बहुत स्वागत। और ससुराल वालों, आपसे माफी चाहती हूँ, बहुत दिनों बाद आई हूँ। माफ हूँ कि नहीं? आपके शहर ने मेरे परिवार को संरक्षण दिया, उनको खड़ा किया। बंटवारे के बाद मेरे ससुर जी के पिता अपने परिवार को लेकर मुरादाबाद आए। यहीं से उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। यहाँ के हुनर, यहाँ के लोगों की मदद से, उनकी अपनी मेहनत से उन्होंने अपना जीवन बनाया, अपने बच्चों का भविष्य बनाया। आज मुझे यहाँ आकर बहुत गर्व हो रहा है और मैं आप सबको भी यहाँ इस सभा में आप सबकी भी स्वागत करना चाहती हूँ। मुरादाबाद देश विदेश में पीतल नगरी के नाम जाना जाता है। मुझे याद है शादी के वक्त एक खुशहाल शहर था, समृद्ध था, तेजी से आगे बढ़ रहा था। यहाँ उस समय हवाई अड्डे बनने की भी बात होती थी और शहर को विकसित करने की बहुत बातें होती थी। उस समय ये सब हो क्यों पाया? क्योंकि आपके हुनर के साथ साथ, व्यापारियों के मेहनत के साथ साथ, मजदूरों के मेहनत के साथ साथ आपको के पास एक ऐसी सरकार थी जिसने आपका समर्थन किया, जिसने आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको विकसित बनाने के लिए मदद किया। मुझे याद है उस समय एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हैंडीक्राफ्ट के लिए बनी। एक्सपोर्टरों को ड्रॉबैक मिलते थे, ब्याज की सब्सिडी मिलती थी। राजीव गांधी जी, मेरे पिताजी ने कारोबारियों के लोन भी माफ़ किए।
टैक्स में भी मदद होती थी। उस तरह से यहाँ का कारोबार बहुत बड़ा, आपका ये शहर फूला फला आगे बढ़ा। आज स्थिति क्या है, आज हालात क्या है? जहां 8,000 करोड़ रुपए का कारोबार होता था, निर्यात होता था यहां से, आज 2,000 करोड़ घट गया है। सिर्फ पिछले 5-6 सालों में 3 लाख कारीगरों की रोजी रोटी खत्म हो चुकी है। भाजपा की नीतियों ने कारोबार, आपके भविष्य को बर्बाद किया है। सबसे पहले तो नोटबंदी लागू की, इससे आपको बहुत संकट हुआ। आपको बताया गया कि देश के लिए ये काम हो रहा है कि काला धन वापस आएगा, कोई काला धन वापस नहीं आया। आप सबको अच्छी तरह मालूम है कि क्या हुआ। उसी तरह से जीएसटी लागू की गई, जिससे आपकी कमर तोड़ी गई। निर्यातकों का ड्रॉबैक खत्म किया गया, ब्याज पर सब्सिडी नहीं मिलती, कारीगरों को दिहाड़ी की दिहाड़ी आधी हुई, कारोबारों में मंदी हुई, बिजली महंगी हुई, डीजल महंगा हुआ, कच्चा माल महंगा हुआ। उधर चीन तेजी से आगे बढ़ रहा था। जिस तरह से उन्होंने एक एक हुनर को लेके पूरे शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उस तरह से हमें यहाँ पे भी बनाना चाहिए था। यहाँ पे सारी और सारी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए थी। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना चाहिए था। यहाँ पे पूरी तरह से मदद करनी चाहिए थी ताकि आपका शहर भी विकसित हो पाए। ये सब नहीं हुआ। आपने पीतल नगरी बनाई, उद्योग नगरी बनाई, अपने हाथों से, अपने खून, अपने पसीने से बनाई। ये सरकार सिर्फ अंधेर नगरी बनाती है और अंधेर नगरी का चौपट राजा है। व्यापार आज पूरे प्रदेश में चौपट है, युवाओं का भविष्य चौपट है, खेती किसानी चौपट है, महंगाई से घर का बजट चौपट है। आपने देखा होगा 27 नवंबर को यूपी टेट की परीक्षा हुई। 22 लाख युवाओं ने मेहनत की, 2 सालों के लिए काम किया। क्या हुआ? पेपर आउट हो गया, परीक्षा रद्द की गई, भर्ती फिर से लटक गई। फिर से क्यों कह रही हूं? क्योंकि इस तरह से तमाम भर्तियां हैं। मैं ऐसे लोगों से बात कर चुकी हूं, ऐसे युवाओं से बात कर चुकी हूं जो 6 सालों से नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं, जिन्होंने 4-5 परीक्षाएं दे दी हैं, लेकिन आज तक उनको रोजगार नहीं मिला। यहाँ पेपर आउट हुआ, नई बात नहीं थी। 12 परीक्षाओं में इस तरह से हुआ है। 10 लाख से अधिक सरकारी पद खाली पड़े हैं, लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। योगी आदित्यनाथ जी बयान देते हैं कि उत्तर प्रदेश में नौकरियां बहुत हैं, नौकरी योग्य युवा कम है। अब आप बताइए, जहां जहां मैं जाती हूं मुझे ऐसे युवा मिलते हैं जिन्होंने बीए पास की है, किसी ने आईटीआई पास किया है, किसी को एमए भी हुआ है, और मुश्किल से संघर्ष करके। मैं एक वाल्मीकि कॉलोनी में गई लखनऊ में, वहां मैं एक महिला से मिली। उसने मुझे कहा कि मैं संघर्ष करके, घरों में काम कर करके 4-5 हजार रुपए का वेतन लेके मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया। मेरी बेटी बीए कर चुकी है, आईटीआई पास है, आज तक दर दर भटक रही है, उसको नौकरी नहीं मिली। अगले घर में गई, वही समस्या, अगले घर में गई, वही समस्या। मैं कम से कम 10 परिवारों से मिली उसी एक कॉलोनी में। सब ने मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाया। नौजवान मेरे सामने आए, उन्होंने सब ने कहा कि हम दीदी हमने पढ़ाई की है, कहीं पे रोजगार नहीं मिलता। और योगी जी इस तरह के बयान देते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। बघेल जी यहाँ उपस्थित हैं। 2 दिन पहले बघेल जी बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश के कुछ व्यापारियों से, उद्योगपतियों से उनकी चर्चा चल रही थी। तो उन उद्योगपतियों ने बताया कि एक पोर्टल की ज़रूरत थी
जिसके लिए वह मुख्यमंत्री जी से मिलना चाह रहे थे, लेकिन पिछले 4 सालों से उनको मिलने का मौका नहीं मिला। तो बघेल जी से मैं बात कर रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 4 सालों से कोई अपनी समस्या को लेकर भटक रहा है। उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, प्रदेश को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। कैसे हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी इनके लिए समय नहीं बना रहे हैं? तो बघेल जी ने मुझे एक बात कही जो मेरे मन में रही। उन्नाव और हाथरस में क्या हुआ? मेरी बहनें बैठी हुई हैं। उन्नाव और हाथरस में महिलाओं पर अत्याचार हुआ, उनको जलाया गया। क्या अखिलेश जी आए? किसानों के आंदोलन में लखीमपुर खीरी में नरसंहार हुआ। जैसे मैंने कहा, आप सब ने देखा वो वीडियो। जीप के नीचे किसानों को कुचला गया। क्या अखिलेश जी आए? तो अब चुनाव के समय क्यों आ रहे हैं? चुनाव के समय उनकी पार्टी और वो अचानक जीवित क्यों हो रहे हैं? पिछले 5 सालों से कहां थे जब कांग्रेस सड़कों पर लड़ रही थी, जब कांग्रेस के 18,500 से ज्यादा कार्यकर्ता जेल में बैठे थे, जब हमारे अध्यक्ष 28 दिन के लिए कोरोना के समय जेल में थे, तब समाजवादी के नेता कहां थे? तब समाजवादी के कार्यकर्ता कहां थे? तब अखिलेश जी कहां थे? उस समय अखिलेश जी क्यों नहीं आए? मैं पूछना चाहती हूं, जब दलितों पर अत्याचार हुआ, हाथरस में हुआ, आगरा में हुआ, अभी हाल में फाफामऊ इलाहाबाद में मैं गई थी, दलित परिवार पर अत्याचार हुआ। उनको चारों को, माँ, बाप, बेटा, 10 साल का बेटा जिसको ठीक से सुनाई भी नहीं देता था, और 15 साल की लड़की का बलात्कार करके उन सब की हत्या की गई। मैं पूछना चाहती हूं, बसपा के नेता कहां थे? उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई? जब वे बयान देते हैं तो ऐसा क्यों लगता है कि भाजपा जैसा ही बयान दे रहे हैं? क्योंकि सब अंत में ये सोचते हैं कि आपकी समस्याएं, आपके दुख, आपका दर्द, आपकी पीड़ा, आपका संघर्ष से उनकी राजनीति से कोई मतलब नहीं है। सब सोचते हैं कि वे सांप्रदायिकता के आधार पर, जाति के आधार पर आपसे वोट मांगने आएंगे। आप देखेंगे कि आपके प्रतिनिधि हैं, आप सोचेंगे आपकी जाति के, आपके धर्म के, आपसे वोट मिल जाएगा और उनको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। ये सोच आपको जबरदस्ती बदलवानी है। आपका संघर्ष है जिसने इस देश को बनाया है। किसानों की शहादत ने इस देश को बनाया है। हमें आजादी किसानों ने दिलवाई, आपके पूर्वजों ने दिलवाई। जितने भी बड़े नेता आजादी के समय आंदोलन में थे, सब आप ही में से आए। ये लोकतंत्र है, इसमें आपसे मजबूत कोई नहीं है। और मैं आपसे बताना चाहती हूं कि कोई ऐसा जंग नहीं है जो बगैर लड़े जीता जाता है। तो ये सब जो कह रहे हैं कि जीतने वाले हैं, जब लड़ ही नहीं रहे हैं तो जीतेंगे कैसे? ये सब सिर्फ सोच रहे हैं कि अपना टाइम आएगा, हम राज करेंगे, हम लूटेंगे, 5 साल बाद आकर हम फिजूल के मुद्दे उठाएंगे और हम फिर से राज करेंगे। इस सोच को बदलिए। टाइम आपका है, समझदार आप हो, विवेक आप में है। इस देश को बदलना है, अपने प्रदेश को इस खाई में से निकालना है, तो आपको मजबूत बनना पड़ेगा और आपको बहुत समझदारी से अपना वोट देना पड़ेगा। तो आज मैं यहां इसलिए आई हूं कि मैं आपसे कहना चाहती हूं, मैं आपको मौका देना चाहती हूं राजनीति को बदलने का। मैं अपनी बहनों को मौका देना चाहती हूं और आप सबको कि राजनीति को विकास पर आधारित बनाओ, अपने नेताओं को जिम्मेदार बनाओ,
ये देश आपका है, किसी की जागीर नहीं है। कोई कितना भी बड़ा नेता हो, उसकी जागीर नहीं है। ये देश आपका है। अपने घर को संभालो, अपने परिवार को संभालो, अपने देश को संभालो, उसको सुरक्षित रखो, उसको मजबूत करने के लिए सही निर्णय लो। सही निर्णय यही है कि विकास होना चाहिए, चुनाव के समय विकास की बात होनी चाहिए। मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। बारिश हो रही है और कष्ट नहीं दूंगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरा इंतजार किया, और अगली बार अपने पति को भी यहाँ लेकर आऊंगी, अपने ससुराल, आप सबसे मिलवाऊंगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रियंका जी, भूपेश बघेल जी, मंच पे बैठे सभी सम्मानित हमारे वरिष्ठ कांग्रेस जन और महान मुरादाबाद की जनता। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूं साथी कि आज आपकी बेटी, आपकी बहू आपके बीच में आशीर्वाद मांगने आई है। आशीर्वाद इसलिए कि एक लड़ाई किसानों की, नौजवानों की, गरीबों की, बेटियों की, किसानों की लड़ाई प्रियंका जी लड़ रही हैं, और ये लड़ाई अगर घर से उनको आशीर्वाद मिलेगा तो ये लड़ाई और मजबूती से लड़ेंगी। मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये जब किसानों के लिए संघर्ष हुआ तो जेल कौन गया? अगर कोई जेल गया लखीमपुर की घटना में, तो वो राजीव गांधी की बेटी और इंदिरा गांधी की पोती प्रियंका गांधी जेल गई, और मजबूर होकर प्रदेश और देश की सरकार को किसानों के आगे घुटने टेकने पड़े। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगी, हाथ उठाकर आज इस बेटी को आशीर्वाद दे दीजिए और बता दीजिए कि इस संघर्ष में, इस लड़ाई में, आपके अधिकार की लड़ाई में आप इनके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय साथियों, अभी लल्लू जी कह रहे थे कि यहां बुनकरों को काम नहीं, ये पीतल नगरी है, वहां भी मंदी का असर है। मंदी क्यों है? वो इसलिए कि लोगों के, खरीदारों के जेब में पैसा नहीं है। जो ग्राहक है, जो किसान है, जो गृहिणियां हैं, जो मजदूर है, उसके जेब खाली हैं। और कौन खाली कर दिया? क्यों खाली हो गया? क्योंकि महंगाई बढ़ गया है। महंगाई आसमान छू रहा है। लोग पेट्रोल नहीं भरा पा रहे हैं, डीजल नहीं भरा पा रहे हैं, रसोई गैस की कीमत बढ़ गई है, खाने के तेल की कीमत बढ़ गए हैं। तो घर में पैसा नहीं है तो बाजार में सन्नाटा है। लेकिन साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी उपचुनाव हुए हिमाचल प्रदेश के, हरियाणा के, कर्नाटक के, वहां की जनता ने महंगाई के खिलाफ वोट दिया। हिमाचल में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह पराजित किया। रिजल्ट आया, दूसरे दिन 5 रुपया पेट्रोल में, 10 रुपया डीजल में कमी आई है। अरे ये तो एक उपचुनाव है जिसमें भारतीय जनता पार्टी का नशा उतार दिया और पेट्रोल और डीजल के कीमतों में कमी आई। यदि उत्तर प्रदेश की जनता ठान ले, पंजाब और उत्तराखंड की जनता ने कहीं फैसला दे दिया, तो महंगाई जो चरम पे है वो नीचे आ जाएगा। तो आप क्या इसका नशा उतारने के लिए तैयार है? महंगाई खिलाफ वोट देने के लिए तैयार है? आदरणीय साथियों, एक तरफ महंगाई है, दूसरे तरफ किसान लगातार
लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों को दाम मिलना चाहिए, लेकिन ये हठ धर्मिता पे अड़े हुए थे। ये कभी कहते थे ये ठलुआ है, ये आतंकवादी है किसान, कभी प्रधानमंत्री जी कहते थे ये आंदोलन जीवी हैं, लेकिन किसानों ने, आदरणीय राहुल जी और प्रियंका जी ने लगातार किसानों की बात कही और अंत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को झुकना पड़ा और 3 काले कानून वापस लेने पड़े। तो मैं कहना चाहता हूं, हर दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, और यहां के मतदाताओं ने, किसानों ने झुका के बता दिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने जाति के नाम से वोट किया, धर्म के नाम से वोट किया, लेकिन अब मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, आप अपने मुद्दे पर वोट करिएगा। बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, किसानों के दाम के मुद्दे पर वोट करिए। क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं तो मेरे साथ हाथ उठा के बताइए। एक पार्टी है जाति के नाम से वोट मांगती है, दूसरे पार्टी धर्म के नाम से वोट मांगती है, और तीसरे कांग्रेस पार्टी के नेता प्रियंका गांधी है, जो आपके मुद्दे को, आपकी समस्याओं पे, आपके दुख दर्द में खड़ा होकर आपके लिए वोट मांगती है। वो कहती है कि कांग्रेस की सरकार बनाइए, हम महिलाओं को 40% आरक्षण देंगे। प्रियंका जी कहती हैं कि उनके लिए स्कूटी और स्मार्टफोन, और दूसरे तरफ किसानों को कहती हैं कि 2500 रुपया धान के और गेहूं के कीमत और 400 रुपया गन्ना के कीमत। तो आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं? लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो प्रियंका जी के समर्थन में हाथ उठाइए। सबसे निवेदन करना चाहता हूं। तो मैं आपसे एक ही बात और अंत में कहना चाहता हूं, ये देश धर्म प्राण देश, लेकिन आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जी आए थे और योगी आदित्यनाथ जी पीछे पीछे चल रहे थे। देखा वो वीडियो? देखा है ना? प्रधानमंत्री को डर लग गया था योगी आदित्यनाथ जी गाड़ी में कब्जा ना कर ले। और दूसरा आपने फोटो देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ के कंधे पे हाथ रख के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। आज तक के हमने देखा, चाहे वो किसी धर्म के मानने वाले लोग हों, कभी हम अपने संत महात्माओं के कंधे पे हाथ नहीं रखते, चाहे वो किसी धर्म के मानने वाले हों। लेकिन आज आप सब ने देखा, सब जगह पोस्टर लगा हुआ है कि प्रधानमंत्री जी योगी आदित्यनाथ के कंधे में हाथ रखे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आदित्यनाथ को योगी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? और नहीं मानते तो आप क्या मान के उसके कंधे पे हाथ रखे थे? तो मैं बहुत ज्यादा देर और न रहते हुए आपसे मैं इतना कहना चाहता हूं, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूं। हमारे नेता राहुल गांधी जी 2018 के चुनाव में गए थे और उन्होंने किसानों से वादा किया था, हमारी सरकार बनी तो 10 दिन के भीतर में किसानों के कर्ज माफ होंगे। हमारी सरकार बनी तो 2500 रुपया क्विंटल में धान खरीदेंगे। और छत्तीसगढ़ की जनता ने 3/4 बहुमत से हमारी सरकार बनाई। और राहुल जी शपथ ग्रहण में आए थे, मनमोहन जी पूर्व प्रधानमंत्री जी शपथ ग्रहण में आए थे, उनको एयरपोर्ट छोड़े, वो दिल्ली के लिए उड़े, हम लोग मंत्रालय गए, राहुल जी दिल्ली एयरपोर्ट में उतरे नहीं थे और 2 घंटे के भीतर में 18 लाख किसानों के 9,000 करोड़ रुपया हमने माफ कर दिया। आज छत्तीसगढ़ में 2500 रुपया में धान खरीदी होती है।
तो फिर उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब किसानों के जेब में पैसा आएगा तो यहां के बाजार में भी रौनक होगा, यहां भी लोग गाड़ियां खरीदेंगे, बर्तन खरीदेंगे। लेकिन ये सरकार नहीं चाहती किसान कभी मजबूत हो, और यही कारण से किसानों को ये लखीमपुर में गाड़ियों से रौंदे थे, जिसके विरोध करने के लिए प्रियंका जी गई थी। तो आज किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, दलितों के साथ, महिलाओं और युवाओं के साथ खड़े होने वाला कोई नेता है तो वो प्रियंका गांधी जी हैं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि जोरदार ताली बजाएं और नारा लगाएं, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। धन्यवाद, जय हिंद। अब आवाज दूंगा मैं आपकी और हमारी हर दिल अजीज नेता, जिनमें हम इंदिरा गांधी की झलक देखते हैं। बहुत शुक्रिया। कोई तोड़ नहीं इस आंधी का, कोई तोड़ नहीं इस आंधी का, ये है दौर प्रियंका गांधी का। दीदी आज अपनी ससुराल आई है और मुरादाबाद अपनी बहू का स्वागत जिस तरह कर। मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहिए यू न्यूज लाइव, जो आपको रखे सबसे आगे। हर खबर सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।